चलिए सर, तो हम लोग पढ़ रहे थे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, और इसमें हम लोगों ने 3 क्लास कर लिया है, चौथा क्लास करते हैं। अरे इसको छोड़ो ना, 3 क्लास तो कर लिया ना, चौथा करना है ना, चौथा करो। अब देख लेते हैं हम लोग कहां तक पढ़े थे। हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे। हम लोगों को पढ़ना है कहां से? यहां से। चलो तो देखो, हम लोग पढ़ रहे थे पिछला क्लास में जो, उसमें हम लोग मुख्य रूप से देखे थे राजनीति में दलित महादलित के योगदान को लेकर के बात किए थे। वहीं पे क्लास को हम लोग खत्म किए थे कि आज की राजनीति में दलितों और महादलितों पे भी ध्यान दिया जा रहा है। ठीक, उनकी मांगों को देखा जा रहा है, उनको भी राजनीति में हिस्सेदार बनाया जा रहा है। वहीं तक हम लोग देखे थे। अब देखो, हम लोग देखें कि हर देश में लगभग, खाली भारत में नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में देख रहे हैं कि वहां पे किसी न किसी तरह का सामाजिक विभेद उपलब्ध है, और उसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहती है। वहां के लोगों के भी संघर्ष होते रहता है। ठीक, कई ऐसे देश हैं जो इसके कारण टूटे भी, के ऐसे देश है जो समस्या को समझे, लोगों को सत्ता में साझेदार बनाए और देश को टूटने से बचा लिए। तो वही इसमें है तुमको कि यहाँ पे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस तरह की राजनीति तुमको देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसी घटनाएं सिर्फ भारत में नहीं घट रही है। आगे देखो, जैसा समाज में तुमको स्थिति रहता है, जैसा विभाजन होता है, उसी के हिसाब से उस जगह पे राजनीति भी होती है। जैसे हमारे देश में देखो तो यहाँ पे जाति धर्म की लड़ाई है, क्षेत्र की लड़ाई है। तो हमारे यहाँ की राजनीति भी इसी मुद्दे पर होती है, इसी को लेकर के होती है। तो जहां पे जैसा होगा वहां पे वैसे ही होगा। जैसे हम लोग आयरलैंड की कहानी पढ़े थे, तो आयरलैंड में धर्म पे था, बेल्जियम में भाषा पे था। तो वहां की राजनीति कैसी होगी? धर्म पे और भाषा पे। तो जहां पे जैसा विभाजन मौजूद होता है, उसी के आधार पर वहां की राजनीति भी होती है। यानी कि सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन बन जाती है। आज हमारे देश में कई सारे ऐसे पार्टी हैं जिनको एक प्रॉपर जाति के नाम से जाना जाता है कि यह पार्टी इसी जाति का है। ठीक, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे समाज में विभाजन है। किस चीज का? जाति का। और उस विभाजन के कारण यहाँ की राजनीति भी बंटी हुई है, तो राजनीतिक विभाजन भी हो जाता है। अगर विभिन्न संघर्ष तत्वों के भी राजनीतिक सामंजस्य स्थापित नहीं की जाए तो देश में विघटन की तरफ जा सकता है। अब देखो, राजनीतिक पार्टी का काम होता है देश के बीच, क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी नहीं जाएगा सरकार में, तो उसका ये दायित्व होता है कि देश के बीच जो भी संघर्ष है, जो भी टकराव है, उसको वो क्या करे? खत्म करे, उनके बीच सामंजस्य स्थापित करे। अगर उसके बीच सामंजस्य तालमेल स्थापित करता है तो देश के लिए अच्छा है, लोकतंत्र के लिए अच्छा है, लोकतंत्र सफल है। और नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? देश में विघटन आ जाएगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे उत्तरी आयरलैंड को। उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है जो काफी समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव के गिरफ्त में रहा है। देखो हुआ क्या है, बस एक पिक्चर समझ लो ना कि ये तुमको है, मान लो ये तुमको आयरलैंड है, ये ब्रिटेन है, और ये तुमको आयरलैंड गणराज्य है। इसको मान लो उत्तरी आयरलैंड। यहाँ की लड़ाई ही चल रही थी, इसलिए कि यहाँ के आधे लोग कह रहे हैं कि इसको इसमें मिला दीजिए, और आधे लोग कह रहे हैं कि इसको इसमें मिला दिए। यानी कि इस जगह के आधे लोग, आयरलैंड के आधे लोग ब्रिटेन के साथ मिलना चाहते थे,
और आधे लोग यहाँ पे देखा जाए तो मिलना चाहते थे तुमको आयरलैंड गणराज्य के साथ, जो उत्तरी आयरलैंड की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, अब देखो वहां पे होता क्या है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई है। दोनों जगह देखे थे कि ये जो उत्तरी आयरलैंड है वहां पे ईसाई है, लेकिन ईसाई के दो शाखा है, एक प्रोटेस्टेंट है और एक कैथोलिक है तो दोनों ईसाई ही, लेकिन ये दोनों बंटे हुए हैं दो भाग में, एक प्रोटेस्टेंट में और एक कैथोलिक में। अब यहाँ पे प्रोटेस्टेंटों की संख्या ज्यादा है, 53% वो है, और 44% जो कैथोलिक है वो है। ठीक, तो ऐसे करके बंटा हुआ है। अब इसमें से जो व्यक्ति है इसको ध्यान समझना कि कैसे कहानी में क्या हो रहा है। ये समझ गए कैसे हो गया। अब यहाँ पे कि रोमन कैथोलिकों का जो प्रतिनिधि है वो नेशनलिस्ट पार्टी है। सबकी अलग अलग पार्टी है, कहानी को समझो। एक देश है उत्तरी आयरलैंड, वहां पे एक धर्म है ईसाई, और उस धर्म के दो शाखा हैं, एक प्रोटेस्टेंट है और एक कैथोलिक है। दोनों के मानने वाले लोग हैं, प्रोटेस्टेंट को मानने वाले ज्यादा हैं और कैथोलिक को मानने वाले कम हैं। जो कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे हम बोले ना कि अपने देश में कई सारी ऐसी पार्टी है जिसको जात के नाम से जाना जाता है, वैसे ये नेशनलिस्ट पार्टी जो है ये जाना ही जाता था किसके लिए, कैथोलिकों के लिए। तो इसकी एक अलग पार्टी जो इसका प्रतिनिधित्व करता है। और उसके बाद देखो आगे, और उनकी मांग को क्या करेगा, सामने रखेगा। अब यहाँ पे इनका मांग था कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिला देना चाहिए, यानी अभी जो हम तुमको पिक्चर बना के दिए ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे दो लोग हैं, एक है तुमको प्रोटेस्टेंट और एक है कैथोलिक। ठीक, कैथोलिक चाह रहा है कि हम मिल जाएं उत्तरी आयरलैंड जो गणराज्य है उसके साथ, और प्रोटेस्टेंट चाह रहा है कि हम मिल जाइए किसके साथ, आयरलैंड के साथ, ब्रिटेन के साथ। आयरलैंड की तो कहानी पढ़ रहे हैं। ये उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिकों का मानना है कि हम आयरलैंड गणराज्य में मिले। ठीक, और प्रोटेस्टेंट का मानना है कि हम कहा मिले। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह है। यहाँ पे कैथोलिकों की संख्या ज्यादा है तो कैथोलिक क्या चाहेंगे, इसमें मिलना, और यहाँ पे प्रोटेस्टेंट है तो प्रोटेस्टेंट किसमें मिलना चाहेंगे, इसमें। अब यहाँ पे जो टकराव चल रहा है, ये कह रहे कि इसमें मिलो, ये कह रहे कि इसमें मिलो, इसका मुख्य कारण क्या है, धर्म है। ठीक, दो लोगों के बीच संघर्ष है, तो इस तरह से ये चीज हो रहा था। अब यहाँ पे प्रोटेस्टेंट के जो लोग हैं उनकी पार्टी कौन सा है, यूनियनिस्ट पार्टी। कैथोलिकों के लिए नेशनलिस्ट पार्टी और प्रोटेस्टेंट के लिए यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी कह रहा है कि हमको मिलना है ग्रेट ब्रिटेन में, और नेशनलिस्ट पार्टी कह रहा है कि हमको मिलना है जो आयरलैंड गणराज्य है उसमें। ऐसे करके इनके बीच क्या चल रहा है, टकराव चल रहा है। ठीक, और वजह बता दिए क्यों हो रहा है। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, यहाँ प्रोटेस्टेंट ज्यादा है, यहाँ पे कैथोलिक ज्यादा है, तो कैथोलिक वाला उधर मिलना चाहता है, प्रोटेस्टेंट वाला कि नहीं इधर हम मिलेंगे। ठीक, तो इस तरह की कहानी है। अब यहाँ पे इस कारण से इन दोनों पार्टियों के बीच क्या हो रहा है, यानी कि जो कैथोलिकों की पार्टी और जो प्रोटेस्टेंट की पार्टी उनके बीच हिंसक टकराव हो रहा है। हिंसक मतलब मारपीट भी उसमें शामिल है। ठीक, और इसमें कई सारे लोग मारे गए, कितने सेना मारे जा चुके हैं अब तक। ठीक, तो इन सब समस्याओं को देखते हुए 1998 में ब्रिटेन की सरकार ने नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता कर लिया। नेशनलिस्ट मतलब कैथोलिकों के साथ क्या कर लिया, समझौता। प्रोटेस्टेंट तो मिलना ही चाहता है, इसमें समस्या किससे थी, कैथोलिकों से। तो ये क्या किया, कैथोलिकों के साथ 1998 में समझौता किया, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन को बंद करने की बात स्वीकार की। नेशनलिस्ट पार्टी भी कहा कि हम हिंसक आंदोलन नहीं करेंगे, ब्रिटेन भी इस बात को कहा कि हम इस तरह के काम नहीं करेंगे, हम दोनों समझौता करते हैं। ठीक, और इस समझौता के आधार पर देखो तो यहाँ पे जो हिंसक घटनाएं घट रही थी वो खत्म हुआ, देश टूटने से बचा। अभी भी आयरलैंड जो है वो किसका हिस्सा है, ब्रिटेन का हिस्सा है। ठीक, ब्रिटेन वो कहलाता ही है इसीलिए क्योंकि उसमें स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड मिला हुआ है। ठीक, तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ की जो कहानी है, समझौता किया गया, आपसी टकराव में सामंजस्य स्थापित किया गया, तालमेल किया गया,
उनकी जो मांगे थी उनकी सुनी गया, यानी एक तरह से कहो कि मांग सुनने का मतलब एक तरह से सत्ता में साझेदार बनाया गया, कुछ अधिकारों को उनको दिया गया, और इस वजह से जो ये ग्रेट ब्रिटेन टूटने वाला था वो टूटने से क्या हो गया, बच गया। लेकिन एक और देश है जहां पे ऐसा घटना नहीं हो पाया, वो है यूगोस्लाविया। वहां पे ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहां पे धार्मिक टकराव तो था लोगों के बीच, साथ ही साथ यहाँ पे जातीय विभाजन भी था। कहाँ पे, यूगोस्लाविया पे। और यहाँ पे एकरा पर मुख्य रूप से काम नहीं किया गया, और इस कारण से यूगोस्लाविया का होता है कई टुकड़ों में बंट जाता है। तो जब हम लोगों को, जब उनकी मांग है उसको नहीं सुनते हैं, टकरावों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास नहीं करते हैं, तो वैसे में वो देश के एकता अखंडता के लिए वो खतरे का निशान होता है, उससे खतरा होता है। इसलिए उनकी बातों को सुनना होता है, इसीलिए उनको सत्ता में साझेदार बनाना होता है, ताकि हर वर्ग के लोगों की बात सुनी जाए, देश में एकता अखंडता बनी रहे। अब देखो, हम लोग पीछे जितना भी अभी अलग अलग देश के कहानी पढ़े हैं, एक चीज वहां से समझ गए हैं कि दुनिया के अधिकतर देश में किसी न किसी प्रकार का सामाजिक विभाजन तो है, चाहे वो जातीय हो, क्षेत्रीय हो, धार्मिक हो, या जो भी हो, लेकिन है। ठीक, अलग अलग देश की कहानी पढ़ रहे हैं हम लोग श्रीलंका को पढ़े, हम लोग अमेरिका को पढ़े, हम लोग अभी ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड पढ़े, यूगोस्लाविया पढ़े, हम लोग बेल्जियम पढ़े, भारत पढ़े, जितने भी देश पढ़ रहे हैं हर जगह हमें किसी न किसी प्रकार का सामाजिक विभाजन देखने को मिल रहा है। तो हर देश में है। और उसके बाद देखो, जैसा विभाजन होगा वैसा ही वहां के राजनीतिक रूप भी होगा, यही वहां के राजनीतिक रूप को भी एक आकार देता है। वहां का सामाजिक विभाजन, उसी के आधार पर वहां पे काम भी किया जाएगा। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना और विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक बात होता है। सामाजिक विभाजन तो होगी ही। कई बार यहाँ पे राजनीतिक दल ही सामाजिक विभाजन लाता है अपना वोट बैंक बनाने के लिए। तुमको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर अगर वोट मांग रहा है तुमसे कि हमको दीजिए, तो क्या कर रहा है, सामाजिक विभाजन न ला रहा है। उसके बाद वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए अलग अलग समूह से अलग अलग तरह के वादा भी करता है। जब उन वादों को पूरा करने का टाइम आता है तो संघर्ष भी होता है। मान लो जैसे कोई पार्टी है जिसको SC ST से चाहिए, उसको वोट चाहिए, तो वहां पे बोलेगा ना कि हम आपको आरक्षण देंगे। अब जब वो आरक्षण की बात करेगा तो लोग उसको वोट दे दिए, वो आ गया सरकार में, और सरकार में आएगा तो जो वोट दिया है आपको आरक्षण के नाम, वो तो आरक्षण मांगेगा। अब जैसे वो पार्टी चाहेगा कि हम इसको आरक्षण दे, बाकी लोग उसका क्या कर देंगे, विरोध करेंगे, यहाँ पे टकराव की स्थिति बन जाएगा। तो कई बार जो ये किया जाता है, अलग अलग समुदायों से अलग अलग वादा, ठीक, विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों को उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इन सब चीजों के लिए क्या करता है, अलग अलग समुदाय के लोगों को अपने पार्टी में भी जोड़ता है, ताकि हर जाति से, हर क्षेत्र से जो भी भाषा है, खास करके हमारे यहाँ जो जाति धर्म है, तो वो अलग अलग जाति धर्म के लोगों को इलेक्शन में खड़ा करेगा, अपना पार्टी का सदस्य बनाएगा, उम्मीदवार बनाएगा, ताकि हर तरफ से उनको वोट मिले। ठीक, फिर उसके आधार पे क्या करेगा, नियम कानून बनाने का प्रयास करेगा। इन नियमों कानूनों में कुछ जो है दूसरे वर्ग के लिए अच्छा नहीं होता है, तो उसका क्या होता है, विरोध होता है। अब उनके बीच सामंजस्य स्थापित करना राजनीतिक दलों का एक चुनौती होता है। कैसे दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करें, कैसे हम, मेरा यहाँ से भी वोट नहीं खराब हो और वहां से भी नहीं खराब हो, हमको दोनों जगह बना के रखना है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ना है राजनीतिक दलों की चुनौतियां क्या है, तो वहां पे ये भी एक चीज देखेंगे कैसे ये चुनौती बना हुआ है। ठीक, अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। जैसा वहां के विभाजन होगा उसी के आधार पर पार्टी होगा और उसी के आधार पे वोटिंग होता है। ठीक, अगर देखो तो अमेरिका में रंग भेद था, वहां पे श्वेतों की संख्या ज्यादा थी, तो लंबे समय तक वहां श्वेतों की सरकार रही थी। श्रीलंका में वहां के लोग ज्यादा हैं तो वहां की सरकार है। ठीक, और भी कई अलग अलग देश में देख सकता है, अपने देश में देख सकता है कि जिस जाति का वर्चस्व ज्यादा है, जिस क्षेत्र में जो विधानमंडल के विधानसभा के चुनाव होते हैं वहां बात करें
तो ज्यादा चांसेस रहता है कि उसी की सरकार बनेगी। एकदम कंफर्म नहीं है कि उसी की बनेगी, लेकिन चांसेस ज्यादा होते हैं। हमारे यहाँ जिस धर्म की संख्या ज्यादा है, उस धर्म के नाम पे उस धर्म की सरकार बनने की संभावना ज्यादा रहती है कि उसी की सरकार बनेगी। तो इस तरह की चीजें हम लोग को देखने को मिलता है कि जहां पे जिस प्रकार के सामाजिक विभाजन होगा, मतदान के स्वरूप भी वैसा ही होगा। ठीक, कई पार्टियां अपने समुदाय पर ध्यान देती है और उसी के हित में राजनीति करती है। पूरे तरह से जाना ही जाता है किसी एक समुदाय के लिए, वो जाति पे हो, धर्म पे हो, जिस चीज पे हो। ठीक, और पर इसकी परिणति देश के विखंडन में नहीं होता है। कुछ ऐसी भी राजनीतिक पार्टियां होती है हमारे देश में या किसी और देश में, जिसकी राजनीतिक सिद्धांतों के कारण, उसकी नीतियों के कारण हो सकता है कि देश में विखंडन पड़ जाए। कुछ ऐसी भी पार्टियां होती है जो काम तो करती है एक विशेष समुदाय के लिए, लेकिन वो देश को एकता और अखंडता को भी बचा के रखती है कि इसको भी हमको बचा करके रखना है, इसको विखंडित नहीं होने देना है। तो दोनों तरह की बातें होती है। ठीक, अब है यहाँ पे सामाजिक विभाजन जो हमारे देश में मुख्य रूप से है, इसका मुख्य कारण 3 गो है। ठीक, या किसी और देश में भी होवे तो इसमें से लगभग तुमको यही 3 कारण मिलेंगे जिसके कारण सामाजिक विभाजन होता है। अब वो 3 कारण कौन कौन से हैं? पहला है लोगों का अपना पहचान। लोगों का कोई एक पहचान नहीं होता है। मुख्य रूप से हम भारतीय हैं, ये मेरी पहली पहचान। लेकिन भारतीय होने के साथ साथ हम बिहारी भी हैं, ये मेरी दूसरी पहचान। अगर भारत का ही हम भी भारतीय हैं, किसी अदर स्टेट का है वो भी भारतीय है, अगर वो बिहार के बारे में कुछ बुरा भला बोलता है तो जाहिर सी बात है हमको उस बात का दुख होगा, हम उसका विरोध करेंगे। अगर ये 2 समुदायों के बीच टकराव हो जाए, 2 क्षेत्रों के बीच, 2 राज्यों के बीच, तो देश में विखंडन की स्थिति बन सकता है, हिंसात्मक घटनाएं घट सकती है, अराजकता आ सकती है। तो यहाँ पे हम लोगों की कई सारी पहचान होते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय चेतना तो ही है कि हम भारतीय हैं, साथ ही साथ हमारा उपराष्ट्रीय स्थानीय चेतना भी होता है। बिहार में कोई तुम्हारे जिला की बुराई करे वहां तुमको बुरा लगेगा, यहाँ पे भी हम तुम्हारे गांव का बुराई करें तुमको बुरा लगेगा। तो हमारा पहचान देखो, एक परिवार है, एक गांव है, मेरा जिला है, मेरा राज्य है, मेरा देश है, कई सारे पहचान है एक साथ। ठीक, तो उसमें से किसी एक पहचान को जब किसी के द्वारा अवहेलना किया जाता है, उसका मजाक बनाया जाता है, उसको नीचा दिखाया जाता है, तो टकराव हो सकता है। ठीक, तो एक ये कारण है सामाजिक विभाजन के कि हम बिहारी हैं, तुम्हारा के पीछे घटना पड़े ना, क्यों मारा गया, एक पहचान कि हम मराठी है, तू बिहारी है, तू मेरे क्षेत्र में क्यों आया, यही कारण था वहां पे। तो ऐसे करके ये कारण ही बन जाता है किस चीज का, विभाजन का। ठीक, जैसे उदाहरण में आपको दे दिया है, यहाँ पे देखो, एक चेतना जब बाकी चेतना से ऊपर होगा तभी इस तरह की स्थिति आती है। मतलब भारतीयता से ज्यादा अगर हमको बिहारी होने की गर्व होने लगे, रहेगा सिर्फ बिहारी, तब इस तरह की घटना घटेगी। हम भारतीय हैं, सामने वाला ही भारतीय है, ये चेतना सबसे ऊपर है, सबसे पहले हम भारतीय हैं, तब इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन अगर इसके बीच ये आ जाए कि हम तो बिहारी हैं, पहले ये आ जाए बाद में भारतीय, तब बाकी के राज्य के जो लोग हैं उनसे तुम्हारा टकराव होने लगेगा। तो जब एक चेतना यानी एक पहचान दूसरे से ऊपर होने लगता है तभी इस तरह की घटनाएं घटती है। जैसे कि जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे तब तक उनका संघर्ष थमने वाला नहीं है। उनको अगर अपना संघर्ष खत्म करना है तो उनको प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक छोड़ के क्या बनना होगा, आयरलैंड का नागरिक बनना होगा। उनके मन में अगर पहला चेतना यानी पहला भावना ये आ जाए कि हम आयरलैंड के निवासी हैं, आयरिश हैं हम, तब इनके बीच टकराव ऑटोमेटिक ही कम होने लगेगा। लेकिन जब तक ये रहेंगे इस पर कि हम प्रोटेस्टेंट वो कैथोलिक, तो इनके बीच टकराव चलते रहेगा। हमारे देश में जब तक चलते रहेगा कि हम हिंदू हैं वो मुस्लिम है, टकराव चलते रहेगा। जिस दिन दोनों के मन में आ गया कि नहीं हम भारतीय हैं, बाद में ये टकराव खत्म होने लगेगा। तो जब एक चेतना ऊपर बढ़ता है, जिसे हमको लगा कि मेरा धर्म ऊंचा है तुम्हारा धर्म नीचा है, तो धार्मिक टकराव होगा। ठीक, तो इस तरह के टकराव यहाँ पे होने लगता है।
जैसे देखो, जब तक बंगाल बंगालियों का रहेगा, तमिलनाडु तमिलों का रहेगा, महाराष्ट्र मराठियों का रहेगा, असम असमियों का रहेगा, गुजरात गुजरातियों की रहेगा, ये भावना जब तक लोगों के बीच रहेगा तब तक हमारे बीच टकराव क्षेत्रीय रहेगा। ये क्षेत्रीय टकराव है, क्षेत्र के आधार पर, ठीक, ये टकराव चलेगा। और इस टकराव का कहीं से भी अच्छा परिणाम नहीं है। इसके कारण देश की अखंडता और एकता खतरे में आ जाएगा। ये जब भावना लोगों में आ जाए, 2800 राज्यों के लोगों में, कि हम तो ये हैं, तो 2800 राज्यों के बीच क्या हो जाएगा, टकराव हो जाएगा। और वो कहीं से भी देश को एकता को स्थिर नहीं रहने देगा, बल्कि उसको खत्म कर देगा। तो ये एक यहाँ पे नुकसानदेह चीज होता है। तो ये जो पहचान है हमारा, कि हमारे कई सारे पहचान है, उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस पहचान को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। भारतीयों को दे रहे हैं तो वो अच्छा है, तब तो देश में एकता अखंडता रहेगा। लेकिन आप आ जा रहे हैं अपने राज्य पर, क्षेत्रीय पहचान पर, तो वो आपके लिए, देश के लिए, एकता और अखंडता के लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो एक कारण ये हुआ सामाजिक विभाजन के, ठीक। दूसरा देखो, तो यहाँ पे हम इसमें यही कह सकते हैं कि उचित बात यही है कि पहचान के लिए सभी चेतनाएं अपने अपने मर्यादा में रहे। ठीक है, हम भारतीय हैं, ये भी एक मर्यादा में रहे, न तो बाकी देशों वाला से टकराव हो सकता है। हम बिहारी हैं, अपना मर्यादा में रहे। हर चीज का एक लिमिटेशन होता है, एक सीमा होता है। सीमा के अंदर कोई भी चीज है अच्छा है, उस सीमा के बाहर जाएगा तो वो हमारे लिए खतरा बन जाता है। कोई भी चीज काहे ना वो हमारा पहचान ही हो। एक सीमा के अंदर बिहारी है, ठीक है, अब बिहारी हैं तो हैं, पूरा दुनिया भर में हमको प्रचार करने का हो सकता है, दूसरे को पीट के बताने का हो सकता है कि हम बिहारी हैं, वो हैं तो हैं। लेकिन अगर ये चीज आप में ज्यादा आ जाए तब वो नुकसानदेह होता है। तो उसको एक सीमा के अंदर रखने दें। कोशिश करें कि ये मेरी पहचान किसी दूसरे को ठेस न पहुंचाए, उसके पहचान में दखल अंदाजी न करे। ठीक है, तुम मराठी, हम बिहारी हैं, दोनों तो भारतीय हैं। अगर दोनों में ये भावना रह जाए कि हम बिहारी तुम मराठी, लेकिन दोनों भारतीय, एक ही माँ के दो पुत्र, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सिर्फ आ जाए कि नहीं सिर्फ बिहारी, उधर से नहीं सिर्फ मराठी, तब टकराव आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि अगर लोग अपने बहुस्तरीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा मानते हैं तो कोई समस्या नहीं हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। अगर आप पहले भारतीय हैं तब राष्ट्रीय पहचान में, तब बाकी को नीचे रखते हैं तो ठीक। जैसे बेल्जियम के लोग जो हैं, भाषा के नाम पे वहां पे टकराव तो हुआ, लेकिन वहां पे विखंडन होने का मुख्य कारण ये था कि वे लोग भले बोलते थे, डच बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं, जर्मन बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज उनमें था कि हम बेल्जियाई हैं, यानी बेल्जियम के हम हैं। तो राष्ट्रवादी भावना उनमें था, इस कारण से देखो तो वहां पे नहीं टूटा। लेकिन वही अगर हम बात कर ले यूगोस्लाविया के, वहां पे ये पहचान नहीं रहा। वे लोग यूगोस्लाविया के व्यक्ति बाद में थे, पहले उनका धर्म जात था, इसलिए यूगोस्लाविया का हो गया, टूट गया। तो ये सारी चीजें जरूरी होती है हम लोगों को, समझ गए। पहले हमारा राष्ट्रीय पहचान है और सबसे बड़ा धर्म हमने के संविधान है। अगर ये भावना है तो देश बेहतर तरीके से चलेगा, लोकतंत्र सफल होगा। लेकिन आप अपने धर्म को, अपने क्षेत्र को लेकर के पहचान बनाते हैं, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो दोनों के बीच टकराव होगा। दूसरा स्टेट वाला या दूसरा धर्म वाला भी तो अपना बढ़ाना चाहता है, और उससे क्या होगा, देश में विखंडन होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, खाली पढ़ने की चीज नहीं है, आगे जीवन में इसको लागू करने की भी चीज है। हमारे देश में भी देखा जाए तो कई सारे पहचान हो जाते हैं। ठीक, भारत को तो कहीं जाता है कि ये विभिन्नता का देश है, अनेकता में एकता है, यहाँ पे ऐसा देश है ये, ठीक। लेकिन फिर भी यहाँ पे भारतीयों का एक खास बात यह है कि हम लोगों में एक भावना है, सबसे पहले हम भारतीय हैं। जब भी भारत की एकता अखंडता पे, लोकतंत्र पे या देश की सुरक्षा पे कोई समस्या आती है, तो हम लोग अपने बीच के जो टकराव हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, साइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं कुछ क्षण के लिए कि इसको हम लोग अपना बाद में देख लेंगे। पहले हम अपने भारतीयता को पहचान बनाते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, बाद में अपना आपसे जो टकराव चल रहा है चलते रहता है। और ये एक अच्छी बात है, क्यों, इसी कारण हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में अभी तक एकता, अखंडता और लोकतंत्र सफल है। क्योंकि जब भी इस तरह की समस्याएं आती है, राजनीतिक पार्टियां इसके बीच सामंजस्य स्थापित करता है,
हम लोग की भी भावना बदलता है। पहले हम भारतीयता की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी समस्याओं को देखते हैं कि किसका धर्म बड़ा है, कि किसका जात बड़ा है, किसका क्षेत्र बड़ा है। लेकिन जब बात आ जाती है देश की, तो सारी समस्याओं को छोड़ के पहले देश में लग जाते हैं। और ये अच्छी चीज है, ये हम लोगों में होनी चाहिए, यही हमारी एकता का प्रतीक है। ठीक, अब आगे आइए, दूसरा मुद्दा क्या है। पहला तो पहचान वाला देख लिए, अब दूसरा देखो और क्या होता है। दूसरा और है, किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष के मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहा है, इससे भी समाज में विभाजन के रूप निर्धारित होता है। जो सरकार में है वो कैसे तुम्हारे बातों को रख रहा है। अगर राजनीतिक दल संविधान के दायरे में रह करके दूसरे समुदाय को बिना नुकसान पहुंचाए काम कर रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो संविधान से बाहर जाता है, कुछ ऐसा काम करता है, कुछ ऐसा नीति बनाता है, कुछ ऐसी बात करता है जिसके कारण तुमको लगे कि इससे दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचे, तब वो सामाजिक विभाजन का कारण बन जाता है। ठीक, अगर राजनीतिक दल लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाला हो, संविधान के आधार पर चलने वाला हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही राजनीतिक दल जब संविधान के दायरे से बाहर रहने लगे और कुछ ऐसा काम कर दे, ऐसी बात कर दे जिससे कि दूसरे समुदाय के लोगों को बुरा लगे, उनको नुकसान पहुंचे, तब उससे क्या होता है, सामाजिक विभाजन का जन्म होता है। तो ये डिपेंड करता है कि राजनीतिक दल आपके मुद्दा को कैसे उठाता है। ठीक, कुछ मुद्दे राजनीतिक दल के लिए आसान होता है, फैसला लेना आसान होता है, लोगों की मांग मान लेना आसान होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको मानना आसान नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल समझो, बिहार में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उनके मांगों को मानना आसान काम है, उसमें कोई टकराव सामाजिक नहीं होने वाला है, कोई देश की एकता अखंडता को उसमें कोई खतरा नहीं है। किसानों की जो मांग थी उसको पूरा करने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर यही बात होने लगे कि भारत को हम एकदम हिंदू राष्ट्र बना देते हैं, तो संविधान के खिलाफ जा रहा है, इससे दूसरे समुदाय को बुरा लगेगा, और इससे क्या होगा कि देश में एकता अखंडता जो है वो खतरे में आ जाएगा। ठीक, तो कुछ बात तो ऐसी होती है जिसको सरकार आसानी से मान लेता है, लेकिन कुछ ऐसे बात होते हैं जिसको मानना आसान नहीं होता है, उसको सामंजस्य स्थापित करना होता है। दो समुदाय, चार समुदाय जिनके बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, उनके बीच तालमेल बिठाना होता है। ठीक, जैसे 80 और 90 के दशक में भारतीय राजनीति में बदलाव हुआ और भारतीय समाज में सामंजस्य अभी तक बरकरार है। पढ़े हम लोग पीछे कि 80-90 के दशक से पहले तक देखो तो यहाँ पे स्वर्णों का शासन था, यानी जो भी शासन में थे वो ऊंचे वर्ग के लोग थे। लेकिन बाद में बदलाव हुआ, लोगों के बीच टकराव होने लगा, लोग अपना हक का मांग करने लगे, आज उनको दिया जा रहा है। इसलिए आज हमने के देश की एकता अखंडता बरकरार है। आज हमारे समाज में सामंजस्य है, तालमेल है, नहीं होता तब तक टकराव होते रहता। ठीक, इसके विपरीत हम लोग यूगोस्लाविया को देख लो, वहां विभिन्न समुदाय के नेताओं, जो नेता थे, वो सामंजस्य स्थापित नहीं किए, बल्कि कहीं ना कहीं अपना सत्ता हासिल करने के चक्कर में वो क्या किए, अपने लोगों को गलत डायरेक्शन में ले गए, अपने आप को सबसे ऊपर लाना चाहे कि मेरा क्षेत्र में मेरा जाति ही सबसे ऊपर रहे। और इसके कारण उनके जो भी विभिन्न समुदाय थे, जो भी जातीय समूह थे, उनके बीच क्या हो गया, टकराव हो गया, उनके मांगों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं हुआ, और उसका परिणाम क्या हुआ, यूगोस्लाविया टूट गया। ठीक, इसलिए सत्ता में साझेदारी जरूरी है, ताकि हम सत्ता में साझेदार होकर के इन सब चीजों से बच सके। बीच बीच समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, क्यों करनी चाहिए। तो इन सब कारणों के कारण, यानी इन सब चीजों से बचने के लिए हम लोगों को सत्ता में साझेदारी आवश्यक होता है। तीसरी बात देखो, इसको तुम लोग के 12 तारीख पढ़ा के हो जाएगा बंद, खुलेगा सीधे मंडे को, और प्रयास करना है कि इसको खत्म कर देना है। होली के है 14 के, 12 के पढ़ाएंगे, 13 को होलिका दहन, 14 को होली, 15 के बसियौरा, 16 के एतवार, 17 से पढ़ाई शुरू। हाँ, टेस्ट कौन रखेगा,
एगो संडे रेस्ट ले ले, कितना टेस्ट दे ले, तो रेस्ट ले ले। अच्छा ये बताओ, मारे के कोई फायदा है? आयल कौन है कि मारे? देख रहा है होली के जनगणना देख लो, अकेले का मारे कह नहीं था रुपेश? अच्छा कुछ काम है इतना ही नहीं, अभी कटनी के काम चल रहा है, कटनी कर रहा होगा। देख घर के आदमी बता रहा है कि काहे नहीं, बताएं काहे ना ले। बात की बात है, बाद में देखें। तीसरा कारण देखो, जिसका कारण सामाजिक विभाजन होता है। दो कारण देख लिए, एक पहचान, दूसरा राजनीतिक दल यानी कि आपकी सरकार कैसी है। तीसरा देखो सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम सरकार के रूप पर भी निर्भर करता है। पार्टी तो देख लिए, राजनीतिक पार्टी आपका कैसा है, किस उद्देश्य से काम कर रहा है। अब है सरकार कैसे है, सरकार लोगों के मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देता है, उनकी मांगों को कैसे रखता है। ठीक, अगर छात्रों की मांग नहीं माना जा रहा है सरकार द्वारा, तो क्या ये सही चीज है, गलत है? तो ये डिपेंड करता है कि सरकार आपकी मांग को कैसे रख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, क्या कर रहा है, ये भी डिपेंड करता है। अगर भारत में पिछड़ों और दलितों के प्रति न्याय की मांग को सरकार शुरू से ही खारिज करती रहती तो आज भारत बिखर चुका होता है। शुरू से ही बात हो रही थी कि जो पीछे हैं, दबे हैं, दलित हैं, दलित, उनको सामान्य रूप में लाया जाए। अगर सरकार इस बात को अनदेखा करती, इसको इनकार करती, तो आज देश टूट चुका होता हमारा। लेकिन सरकार ने इस बात को विभाजन के एक ही रूप है, कितना सारा रूप पढ़ लिया। यहाँ पे अभी जो पढ़ रहा है तू, एक तरह से मान लो जो हम अभी उदाहरण दिए, या यहाँ पे जो जातीय आधार पे है। लेकिन बताओ कि हमारे देश में सिर्फ जाति के आधार पर विभिन्नता है? जाति वाला मान लो सोल्यूशन हो गया, धार्मिक तो है, क्षेत्रीय भी तो है, भाषा के आधार पे भी तो है। हमारे यहाँ जितना विभिन्नता है उतना तो कोई देश में ना है। कई सारे कारण होते हैं, और भारत के लिए सबसे बड़ा चुनौती होता है, हम लोग देख रहे हैं कि अब अमेरिका में देखो तो मुख्य रूप से क्या है, श्वेत अश्वेत, समस्या खत्म, देश की एकता बना रहेगा। हमारे यहाँ देखो, एक समस्या को खत्म करो, दूसरा जन्म ले लेगा। इन्हें तुम्हें भाषा के खत्म करो, उन्हें धर्म वाला जन्म ले लिया। तो हमारे यहाँ के सरकार के लिए तो और चुनौतीपूर्ण है लोकतंत्र को सफल बनाना। यहाँ की राजनीतिक पार्टी के लिए और बड़ा चुनौती है ये, क्योंकि यहाँ पे विभाजन के एक कारण नहीं है, कई सारे कारण है। ठीक, जैसे यहाँ पे सिर्फ तुमको उदाहरण दिया है कि भारत में जिस तरह से पिछड़ों और दलितों के प्रति जो उनको सम्मान लाने की बात हो रही थी, अगर सरकार इसको अनदेखा करती तो क्या हो जाता। ये लोग मांग करते रहते, करते करते जब इनको लगता कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, हम उनसे अलग हैं, अलग होने की बात करने लगते, अलग हो जाते, एक दिन अपना गुट बनाते, अपना राजनीतिक दल बनाते, अलग हो जाते। लेकिन सरकार ने समझा उस चीज को, उनको राजनीति में हिस्सेदार बनाया, सत्ता में साझेदार बनाया, उनकी मांगों को समझा, उनको बराबर में लाने का प्रयास किया। तो लोगों को लगा, जो पिछड़े हैं, जो दलित है, महादलित, उनको लगा कि नहीं सरकार मेरे लिए काम कर रहा है। उनको आया कि नहीं, हम भारतीय हैं, हमको इस देश में बेहतर हो सकता है, हमको अलग होने की आवश्यकता नहीं है, एकता बना हुआ है। ठीक, आज मान लो किसी एक विशेष धर्म को ही सिर्फ बढ़ावा दिया जाए, बाकी धर्मों को पीछे छोड़ दिया जाए, तो तुमको क्या लगता है कि इससे देश में अखंडता जो है, एकता है, वो बिखरेगा नहीं, ये भी टूटेगा। ठीक, तो उसके कारण भी होगा। तो सरकार को ये भी देखना होता है कि सभी धार्मिक लोगों को, धार्मिक समुदाय के आधार पर भी लोगों को साथ लेके चले। ठीक, तो इस तरह से करना होता है। लेकिन सरकार इनके सामाजिक न्याय को उचित मानते हुए सत्ता में साझेदार बने। ये सब हम पढ़ लिए कि ये करते रहता, भारत नहीं मानता, सरकार नहीं मानता तो भारत टूट जाता। लेकिन सरकार माना, उनको न्याय दिलाया, और आज हमारे देश में एकता है। ठीक, इसमें इनकी देश की मुख्य धारा में जोड़ने का ईमानदारी से प्रयास किया गया कि जो पिछड़े हैं, जो दलित है, उनको भी समान रूप में ले जाए, इसके लिए प्रयास किया गया। और उसके कारण देखो, आज छोटा मोटा अगर संघर्ष को छोड़ दो तो भारतीय समाज में समानता और सामंजस्य स्थापित है। छोटे मोटे जमीनी तौर पर कुछ है, जैसे हम लोग मान लो एक परिवार में है, तो छोटे मोटे झगड़े टकराव तो होते ही रहते हैं, विचारों का थोड़ा सा टकराव होते रहता है, थोड़े संघर्ष होते रहते हैं। लेकिन अभी भी हमारे देश में है, समानता भी है, ठीक, और सामंजस्य भी है। हम लोग मिल के रह रहे हैं, सत्ता में सबको भागीदार
बनाया जा रहा है। होली से पहले खत्म हो जाएगा। हाँ? हम तो रात देखे, हमको लगा खत्म कर देंगे 3 क्लास में। प्रयास करेंगे, और होली बाद ऐसे भी मंडे के करते इसका ऑब्जेक्टिव, मंडे को ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। देखो, पूना विलेजे में भी सभी समुदायों के हितों को सामुदायिक सरकार में उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। विलेजे में जो भाषा के आधार पर टकराव था, सरकार ने उसको समझा, उनको सत्ता में साझेदार बनाया, वहां भी एकता कायम रहा। लेकिन वही श्रीलंका को देखो, श्रीलंका की जो राष्ट्रीय एकता है, वहां पे तमिलों को जो न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। सरकार ने उनके मांगों को क्या कर दिया, दबा दिया, और उसका परिणाम क्या हुआ, श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया, लड़ाई हो गया वहां पे अपने में। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम मांगों को नहीं मानेंगे, सरकार नहीं मानेगी, तो इसके कारण भी क्या होता है, सामाजिक विभाजन होता है। हम लोग को तीसरा पहचान यही पढ़ना था कि इसके कारण भी सामाजिक विभाजन होता है। ठीक, लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है, ये चीज होते रहता है, और ये स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी है कि थोड़ा सा विभाजन होगा, उनके बीच आपको सामंजस्य स्थापित करना है। पीछे ही बता दिए कि टकराव और सामंजस्य लोकतंत्र की सीढ़ी होता है। जितने टकराव होगा और जितने लोकतंत्र उसमें सामंजस्य यानी तालमेल बिठाएगा, उतना ही लोकतंत्र को वहां
तो देखो यहां बता रहे हैं कि जाति जो है वो क्या है, अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए कि कुछ ऐसे हमारे देश में, समुदाय में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, तो अपने जाति वाले को मिला करके एक अच्छा जनसंख्या करके और वो क्या करते हैं, सरकार पे दबाव डालते हैं, अपना राजनीतिक पार्टी बनाते हैं, सत्ता में हिस्सेदारी मांगते हैं, साझेदारी करते हैं। तो ये तो अच्छा चीज है, इससे उस समाज के लोग ऊपर आएंगे। देश के जब प्रत्येक व्यक्ति विकास करेगा तब हमारा देश भी विकास करेगा, तो वो तो बेहतर होता है। लेकिन कई बार जब सिर्फ इसी जाति को अपना पहचान बना लिया जाता है तो वो लोकतंत्र के लिए क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है। ठीक, तो अच्छा भी है ये और खराब भी है। अब देखो हमनी के देश में अभी भी ये सब चीज उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि जाति खत्म हो गया है। जमीनी तौर पर देखो तभी कुछ हद तक जाति भेदभाव है। देखो यहाँ पे दुनिया भर के सभी समाज में सामाजिक असमानता और श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय विद्यमान है। खाली हमारे देश में नहीं है, दुनिया के हर देश में इस तरह की चीज तुमको देखने को मिल जाएगा। भारत में भी है, भारत में तो और ज्यादा है। ठीक, भारत की तरह दूसरे देशों में भी पेशा का आधार वंशानुगत है, यानी कि मेरे पिता जो करते थे वो हम कर रहे हैं, वही मेरा आने वाला पीढ़ी करेगा, तो एक वंशानुगत पहचान बन जाता है। बहुत सारे जातियों का देखो तो वो जाति पहचान ही उसका, जैसे चमड़े का काम करने वाला को क्या कहते हैं, चमार बोलते हैं। जो मिट्टी वाला काम करता है उसको क्या बोलते हैं, जो लोहे वाला काम करेगा। ये सब क्या है, जाति है। दूध वाला काम कौन, यादव जी करेंगे। ग्रंथ वो वगैरह जो पढ़ना है वो कौन करेंगे, पंडित करेंगे, ब्राह्मण करेंगे। तो देखो एक तरह से तो तुम्हारा काम ही तुम्हारा जाति बना हुआ, वही तुम्हारा पहचान हुआ है। यानी कि काम के आधार पर क्या बना है, जाति। ठीक, क्रम प्रधान बन गया, पहले जन्म प्रधान था, आप जन्म से स्वतंत्र हैं, आपको जो कार्य करना है कीजिए। लेकिन अब हमारी जो भी जातियां हैं मुख्य रूप से देखो तो सब उसी कारण से बना है, काम के कारण। कि आपके दादा ये करते थे, परदादा जो भी है, पिछला पीढ़ी यही करता है, आप यही कर रहे हैं, आपका अगला पीढ़ी यही, तो आपको अलग एक जाति समुदाय ही बना दिया गया। ठीक, एक चांसेस नहीं रहता है कि जिस घर में उसके पिता जो है बेटा उसको कॉपी कर लेता है, जिसके घर में कोई डॉक्टर है तो लगभग उसके घर में डॉक्टर बनना चाहेगा, जिसके घर में टीचर है तो देखेगा उसके घर में टीचर ही बन रहा है, जिसके घर में इंजीनियर है तो इंजीनियर, आईएएस है तो सब आईएएस बनना चाह रहा है। ठीक, तो इस तरह के कॉपी करता है। तो घर के जो काम होते हैं एक उसमें सुविधा ये होता है कि वो बचपन से वो चीज को देखते आता है, उसके बारे में उसको जानकारी, बिना जानकारी लिए उसको ज्यादा जानकारी होता है उस चीज के बारे में, तो कहीं ना कहीं उसमें उसको इंटरेस्ट रहता है। अब घर में वही चीज है तो उसको मोह रहता है, तो उसमें हेल्प मिल जाता है, तो उसी चीज को आगे बढ़ाता है, फॉलो करता है, और उस कारण से फिर आगे चल के वही उसका क्या बन जाता है, पहचान बन जाता है। समय के पीछे जाओ तो कोई होगा व्यक्ति जो चमड़े का जूता चप्पल बनाने का काम करता होगा, बेटा को हाथ बटाता होगा, उसमें बेटा सीख लिया होगा, उसको लगा कि चलो अब हम यही कर लेते हैं, फिर उसका बेटा सीख गया, उसके बेटा सीख गया, ये जाति का रूप बन गया। बाद में लोगों ने उस पर ठप्पा लगा दिया कि अगर तुम्हारा बेटा यही करता, बाप यही करता था, दादा यही करता था, तुम भी यही करेगा। थोड़ा सा यही पे गलती हो गया हमसे, हम लोगों से। ये जो समाज में बना दिए ना, पहले था जन्म प्रधान, आप जन्म से स्वतंत्र है, आपको जो भी काम करना है कीजिए, फिर उसको बना दिया क्रम प्रधान, नहीं आपको पूर्वज जो काम करते थे वही काम आपको करना है, ये गलत चीज था। अब किसी में योग्यता राजा बनने की है, उसका पिता अगर चमड़े का जूता बनाता था तो उस आधार पर उसका चमड़ा का जूता बनाइए, तो गलत चीज है। अगर उस व्यक्ति में राजा बनने की योग्यता है तो राजा बने, राजा के बेटा में जूता सीने की योग्यता है तो जूता सीए। लेकिन ये चीज नहीं हुआ, और इसी कारण हमारे देश में ये जो आज भी बना हुआ है जातीय भेदभाव, ये सब का जन्म हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे देखो पेशा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्वयं चला जाता है, पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था ही जाति कहला जाती है, उसको जाति कह देते हैं। ठीक, और उसके बाद यह व्यवस्था जब अस्थायी हो जाता है तो श्रम विभाजन का अतिवादी रूप कहलाता है, यहीं से श्रम विभाजन हो जाता है। पहला चैप्टर हिंदी में तो उन्हीं का पढ़ना भी था, श्रम विभाजन, यानी काम के आधार पर जो विभाजन हो रहा है उसी को हम क्या कर रहे हैं, श्रम विभाजन। ठीक, जिसे हम जाति के नाम से पुकारने लगते हैं, उसी श्रम के आधार पर तुम क्या कर दिए, जाति का नाम दिए। चमड़ा काम तो तू चमार है, तुम मूस पकड़ने वाला तुम मुसहर है, ठीक, तुम
लकड़ी का सामान बना तो बढ़ी है, ऐसे करके कोई भी जब जाति का नाम लेंगे ना तो तुम्हारे दिमाग में काम आ जाएगा कि उस जाति के लोग का मुख्य पेशा क्या है। और यहाँ से पता चलता है कि ये जाति बना है किस चीज से बना है, पेशे से बना है। ठीक, आगे देखो, यह एक खास अर्थ में समाज में दूसरे समुदाय के भिन्न हो जाता है। जैसे जैसे इसको जाति के नाम से पुकारने लगते हैं तो पूरे समुदाय में एक अलग उसकी पहचान बन जाती है। ये जितने भी मिट्टी के काम करने वाले सब क्या होंगे, कुम्हार बन जाएंगे। सबको कुम्हार का लेबल लग गया, कौन लगाया, समाज ने लगाया उसको, ठीक, एक पहचान देने के लिए। और इस प्रकार जो वंशानुगत पेशा है, इस पर आधारित समुदाय जिसे हम जाति कहते हैं, इसका यहाँ पे जन्म होता है और फिर उनका रीति रिवाज जन्म लेता है। उसके आधार पर अपना रीति रिवाज होते हैं। अलग अलग जातियों में देखेगा तो उनका रीति रिवाज भी अलग अलग होता है। देखिए कभी ये सब नहीं ध्यान दी है। जैसे 2-4 जातियों में देखना, वहां के शादी विवाह को देखना, क्या दोनों सबके यहाँ विधि जो है, जो रीति रिवाज है, क्या एक ही तरह से होता है, अलग अलग होता है। तो इस तरह की विभिन्नता देखने को मिलेगा। जमीनी स्तर पर एकदम नीचे की कहानी है, ये तुम पर्सनली देख सकती है। किताबों में इसका वर्णन कम मिलेगा, न के बराबर है। ये तुम अपने गांव में, समाज में जो 2-4 जातियां हैं सब में जाओ और देखो कि उनका शादी विवाह या जो भी मरने के बाद जो भी क्रियाक्रम वगैरह जो भी चीजें होती है, पूजा पाठ जो करने की तरीका है, देखो अलग दिखेगा एक दूसरे से। कुछ गांव के भी रीति रिवाज अलग होते हैं। जैसे शादी विवाह में कुछ गांव में होते हैं कि लड़का के गमछी में बांध के मरवा के 4 चक्कर 5 चक्कर लगा हुआ है, ऐसे घूमे ला लड़की के आगे पीछे होता है। ठीक, वेला घुमाओ जाएगी, ऐसे ही घूमित रही है बैल जैसा लड़की के आगे पीछे, जगह से ब्याह हुई तो बांध के। कुछ गांव में ये नहीं है, हमारे भैया के बांध दिया, धर के धर लिया, बांध दिया मरवा में, खोले के पैसा ले वो नचाया धर के ऐसे गोल गोल। अब नाची थे भौजी के आगे पीछे गोल गोल। तो कुछ रीति रिवाज का जन्म जातीय आधार पे भी होता है कि ना, हमने के जाति में ये सब ना होता है। सुनिए ये सब चीज नहीं सुनी, कभी सब चीज पर ध्यान नहीं दिया। अब से देना देखना विभिन्नता तुमको देखने को मिलेगा। अब देखो, इनकी पहचान एक अलग समुदाय के रूप में होने लगता है। पेशा के आधार पर जाति बनता है, फिर अलग समुदाय में इनका पहचान होने लगता है। और इस समुदाय के सभी व्यक्तियों की एक या मिलती जुलती पेशा होती है, सब वही काम करेगा। अगर हम कहें कुम्हार जाति, तो कुम्हार में लगभग सब कौन सा काम करेगा, मिट्टी के काम ही करेगा। बर्तन बनाए, मूर्ति बनाए, जो भी बनाए, लेकिन काम किस चीज का करेगा, मिट्टी का ही काम करेगा। ठीक, इनकी शादी विवाह, खान पान सभी एक ही में होने लगता है। ये सब चीज तो देखती है। खान पान भी अब बहुत सुधार हो गया है आज के समय में, लेकिन अभी भी शादी विवाह वाला में अभी देखो, अपना जाति वाला अपने जाति में करता है। खान पान अब चलने लगा है, एक अच्छा चीज है कि इस जाति के लोग, इस समुदाय के लोग दूसरे समुदाय में भी जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ठीक, उठना बैठना हो गया है, एक ही पात्र में खाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था, और इसका कुछ अंश आज भी तुमको देखने को मिल जाएगा, कि खान पान शादी हुआ एक ही समुदाय में होता है। अन्य समुदाय से शादी ना तो हो सकते हैं और न ही करने की कोशिश करते हैं। करेंगे तो अपने जाति में, अपने समुदाय में। ये आज भी देखते हैं। ठीक, कोई भी आयोजन हो रहा है, पार्टी सार्टी कुछ भी है, तो उसमें देखते हैं कि जिसके घर में है, समुदाय के साथ एक पांच में बैठकर भोजन करते हैं एक ही जाति के लोग। ठीक, दूसरे जाति वालों को अलग कर दिया जाता है। इसका आज भी तुमको भारत में देखने को मिल जाएगा ना, देखने को मिलता है, नहीं देखी है कहीं। कोई भी कार्य होगा, चाहे मरनी वाला हो या शादी ब्याह वाला हो, तो देखना जो एकदम नीचे कास्ट के होते हैं, क्या उनको उन्हीं के साथ खिलाया जाता है जहां बाकी लोग खड़ा है। अलग बिठाया जाता है ना मियाँ, अलग बिठाया जाता है। वो भुइयां में, सही बोल रही है। तो ये आज भी देखने को मिलता है। आज भी शादी विवाह लोग अपने जाति में करते हैं, दूसरे जाति में करो तो आपके ऊपर लोग हंसते हैं, आपकी बदनामी करते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, उपहास करते हैं। तो ये चीज आज भी विद्यमान है। ठीक, अगर किसी एक समुदाय का बेटा या बेटी किसी दूसरे समुदाय में कर लिया, किसी के किसी लिख के इहे में होले मैच, वाह,
किसी दूसरे समुदाय के बेटा या बेटी से शादी कर लेता है तो उसे उस समाज से, उस समुदाय से, उस जाति से, उस पात से क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। आज तो कुछ बेहतर भी हो गया, पहले उसको गांव से ही बाहर निकाल दिया जाता था, ना तो तुमसे कोई बोलेगा, ना तुमको कोई पानी देगा, ना तो कोई देवल पानी पिएगा, क्योंकि तू दूसरे समाज जाति वाले से ब्याह किया है। इतना तक था। अब कुछ सुधार हुआ है, लेकिन आज भी इसका असर हम लोगों को देखने को मिल जाता है कि फलाने का बेटा या बेटी फलाने जाति वाला से शादी कर लिया। और लोग इसको मजाक के रूप में बोलते हैं, मजाक बनाते हैं उसका। ये चीज आज भी दिखता है हम लोगों को। ठीक, उसके परिवार के को भी उस समुदाय से निष्कासित कर दिया जाता था, पूरे परिवार को बाहर, कि आपका बेटा या बेटी दूसरे समुदाय में शादी कर लिया, आप लोगों को गांव से बाहर किया जाता है। तो इस तरह की चीजें थी। अब है एक हम लोग को वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था तो हम लोग जानते हैं, आए ये तो मैया गलत बात है। ठीक, ये है मुख्य रूप से तुमको गलत बात। ठीक है, ज्यादा विशेष अब उसमें हम नहीं जाएंगे, हमको सिलेबस भी खत्म करना है। लेकिन किसी को जाति धर्म के नाम पर भेदभाव करके समाज से अलग निकालना, ये कहीं से भी सही नहीं है, ये गलत ही है। अब देखो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था जातिगत समुदाय का बड़ा वर्ग है। हम लोग के जानते हैं कि आज यहाँ पे जो जाति बना है, पहले वर्ण बना था। वर्ण कितने थे, याद है किसी को? कितने? अव्यंजन वर्ण। ये वर्ण हिंदी व्याकरण पढ़ाई था, स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण। हम भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आज तक सुनवे नहीं की है, तूने सुना नहीं है? मतलब छठा सतमा आठवां सब ऐसे ही किया, नौवां। वाह, हमारा समाज जो है पहले वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जिसमें 4 वर्ण हुआ करते थे। सबसे ऊपर ब्राह्मण होता था, फिर तुमको क्षत्रिय होता था, फिर वैश्य होता था, और फिर शूद्र होता था। शूद्र को यहाँ सबसे नीचे रखा जाता है। ब्राह्मण तो जान ही रहे, पंडित, बाकी के जो अपर कास्ट के लोग होते हैं उनको क्षत्रिय वर्ग में रखा जाता था। बीच में वाले जो आते हैं मिडिल क्लास वाले लोग, ठीक, मिडिल जाति में मान लो, अब एक वो के हम नाम ना बताएंगे, ठीक, तो वो लोग आते थे तुमको वैश्य में, जो व्यापारी ये सब वर्ग से आते थे, शिक्षक हैं, किसान हैं वो लोग। और शूद्र आते थे एकदम नीचे, जो नौकर थे, गुलाम थे, कचरा उठाते थे, उन लोगों को एकदम नीचे रखा जाता है। ये वर्ण की हम बात कर रहे हैं, स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण की बात नहीं कर रहे हैं। और इसे एक बार पूछे लेकर से कि बताओ बंदरगाह किसको कहते हैं? कह कि जहाँ ढेर माने बंदर रहता होगा उसको बंदरगाह कहते हैं ना, जहाँ बहुत सारा बंदर रहता है ना उसको बंदरगाह कहते हैं। अजब अजब सब साइंस लगा देता है। ठीक, तो देखो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था था। वर्ण व्यवस्था में हम तुमको बता दिए है किसमें था तो सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय था, फिर वैश्य था, और फिर शूद्र था। सबसे ऊपर ब्राह्मण होता था, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, उससे भी नीचे शूद्र होता था। ठीक, अब शुरू में यह व्यवस्था केवल श्रम विभाजन पर आधारित था, काम के आधार पर बांटा गया था। बाद में इसमें लोग अपना खान पान, शादी विवाह किसी का किसी में होता था उस टाइम पर, लेकिन बाद में इस समय क्या हो गया, बदलाव, खान पान अपना वाला में, शादी विवाह सब अपना वाला में। क्योंकि शुरू में हम बताए हैं कि जन्म प्रधान होता था, क्रम प्रधान नहीं। बाद में क्या बन गया था, क्रम प्रधान। उस टाइम से इनके बीच क्या होने लगा, विभाजन शुरू होने लगा था। ठीक, तो ये व्यवस्था धीरे धीरे बदल गया। शादी विवाह, खान पान जो चारों वर्णों में होता था शुरुआत में, वो एक ही वर्ण में सीमित रह गया कि वैश्य जो है वो वैश्य में ही करेंगे शादी विवाह, खान पान, शूद्र जो है वो शूद्र में ही करेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मण में ही करेंगे, और क्षत्रिय क्षत्रिय में ही करेंगे। शुरुआत में ये चीजें नहीं थी, लेकिन बाद में ये उसका रूप बन गया था। ठीक, और कुछ बचा कहीं आ जा पॉइंट, कहीं है ये ना सीधे खत्मे का हो जाता आगे मैया ढेर ज्यादा हो। हम सोच रहे हैं कि कितना टाइम हो गया,
छोड़ देते हैं, 7-8 हो गए, छोड़ देते हैं। यहाँ तक याद रखना कि हम लोग का वर्ण व्यवस्था शुरू हुआ। वर्ण व्यवस्था पहले कर्म प्रधान था और बाद में क्या बन गया था? अच्छा, पहले जन्म प्रधान था और बाद में क्या बन गया? कर्म प्रधान बन गया। तो इस बात तक याद रखना। कल इसको हम आगे पढ़ेंगे या परसों में, 2 दिन में इसको खत्म करेंगे चाहे जैसे हो। लास्ट में मेरा क्लास है, एक्स्ट्रा लेके खत्म कर देंगे, ठीक? दिक्कत होगी तो एग्जाम 9th के 20 तारीख से है, 20 तारीख से 9th के है। अरे तो 10 तारीख से ही सब के है, 7th 8th सब है उसका है। 17 से 11th के है और 20 तारीख से 9th का है। 8 का 10th से ही होगा, 10th मार्च से, यानी आज से। किसका? तो एक बार पता कर लियो अपना स्कूल में जाके। ठीक है, आज के क्लास तुम लोग को यही रोकते हैं।